नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आज आप सबका फिर से आपके अपने और मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, ज्योग्राफी का। ये क्लास आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे। अब एक रहे चाहे दो रहे, लेकिन रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इससे संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। आज हम लोग पृथ्वी के गति के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति, है ना। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि घूर्णन गति क्यों होती है, परिक्रमण गति क्यों होती है, घूर्णन गति से क्या होता है, परिक्रमण गति से क्या होता है। हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं और भी इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, मैंने बताया भी, एक घूर्णन एवं एक परिक्रमण। तो देखिए, घूर्णन गति का मतलब है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो घूमती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। लेकिन सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब मान लीजिए यह सूर्य है, तो अगर इस सूर्य के चारों ओर अगर घूम रहा है, तो इस घूमने वाले गति को हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो परिक्रमण कहते हैं। और जब वह अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो घूर्णन गति कहते हैं। आगे है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। ध्यान रखेंगे, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। एक वृत्त अक्ष के साथ, यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है, जैसा कि आपको ये देख सकते हैं। आगे है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। अपने अक्ष पर यानी अपना घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कहे दैनिक गति या फिर कहे घूर्णन गति या फिर कहे पृथ्वी दिन, ये तीनों के तीनों बात क्या है, एक ही है। और ये तीनों के तीनों चीज पूरा होने में 24 घंटे का समय लगता है। और एक और बात ध्यान रखेंगे कि घूर्णन गति के कारण ही, घूर्णन या दैनिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो दिखाया गया है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल। तो जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी का कक्षीय जो समतल है वो 66.5 डिग्री है। ठीक है, पृथ्वी पे दो ध्रुव हैं, एक ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर क्या होता है, दिन एवं रात होता है। ये बात मैंने आपको बता दिया था। देखिए, ये सूर्य है और ये सूर्य की लाइट इस पे आ रही है, पृथ्वी क्या है, घूम रही है। तो घूम रही है तो जिस साइड में प्रकाश पड़ रहा है इधर तो दिन होगा, और जिधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है उधर क्या होगा, रात होगा। फिर ये घूमते 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 इस साइड में आ जाएगी, तो इस वाले इलाके में अब दिन हो जाएगा और इस वाले इलाके में क्या हो जाएगा,
रात हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है और इसी को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। आगे, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होता है उससे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी एक वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटों को इसमें नहीं जोड़ते हैं और यही हर साल जो 6 वर्ष बचता है ये 4 साल में हो जाता है। 6 का 24 घंटा अर्थात एक दिन। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष पे जो होता है लीप वर्ष लगता है। लीप वर्ष में जो आपका फरवरी होता है वो 28 दिन के बदले 29 दिन का हो जाता है और इस साल जो है लीप वर्ष ही लगने वाला है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो सूर्य के चारों ओर घूमने को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं और इसी परिक्रमण गति के कारण जो है पृथ्वी पर होता क्या है? तो ऋतु परिवर्तन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। और दिन और रात किसके कारण होता है? तो घूर्णन गति के कारण। इन दोनों बातों को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कुछ डायग्राम आपके सामने है। ये आपका क्या है? सूर्य है। पृथ्वी घूम रही है, तो घूम रही है तो देखिए ये आपका 21 मार्च है। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध में कहते हैं वसंत विषुव। और ये आपका 23 सितंबर है। इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो शरद ऋतु। इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में कहते हैं वसंत ऋतु। ठीक है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को ऐसी घटना होती है कि इस दिन दिन और रात दोनों जो होते हैं सो भाई क्या होते हैं? तो इस दिन दोनों दिन और रात क्या होंगे? तो बराबर होंगे। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात दोनों बराबर होंगे। अब देखिए, अब बात है यहाँ पर 21 जून की। तो 21 जून को इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अयनान। और इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जून में गर्मी का मौसम आ जाता है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? तो बड़ी दिन होती है, यानी इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होगा तो इधर भाई क्या होगा? तो इधर उसी दिन 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, जबकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों के दोनों बराबर होते हैं। अब हम इसे एक टेक्निक के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मार्च में 3 महीना आप जोड़िएगा तो जून आएगा, अप्रैल मई जून आएगा। जून में 3 महीना आप जोड़िएगा तो क्या आएगा? यानी सितंबर आएगा। जुलाई अगस्त सितंबर। और सितंबर में 3 महीना जोड़िएगा तो क्या आएगा? दिसंबर आएगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मार्च में उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। 3 महीने बाद यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। इसके 3 महीने बाद 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होंगे। और इसके 3 महीने बाद 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पर पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी,
वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो अभी मैंने आपको एक बात बताया ना कि परिक्रमण गति के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, हमने जो बात आपको समझाया है वही बात इसमें लिखा गया है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होता है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ध्यान रखेंगे, उत्तर अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। आगे बढ़ेंगे। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकाव होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? ध्यान रखेंगे, हम लोग जो 25 दिसंबर को मैरी क्रिसमस जो मनाते हैं, हमारे यहाँ तो शीत ऋतु होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, तो उत्तर अयनांत 21 जून को और दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण दिन रात होगा, परिक्रमण के कारण ऋतु बदलेगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगा। 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल है, हम उसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए मैंने ले लिया है। हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू यही लेके पूछ दिया जाए। सवाल नंबर 1 है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है? घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव? तब पृथ्वी जब सूर्य की ओर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमा कर रही है, मतलब परिक्रमण कहते हैं। सूर्य की सीधे किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो 21 मार्च को पड़ती है, 21 जून को पड़ती है कि 22 दिसंबर को पड़ती है? तो 2 दिन पड़ती है।
21 मार्च को भी पड़ती है और 23 यानी सितंबर को भी पड़ती है। इसी दिन तो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में दिया कौन है? 21 मार्च, अर्थात आंसर ए हो जाएगा। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? जापान में, भारत में कि ऑस्ट्रेलिया में? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में, अर्थात ऑप्शन ग हो जाएगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु में जो परिवर्तन होता है वो परिक्रमण गति के कारण होता है, अर्थात ऑप्शन ख। जबकि यही पूछता कि दिन रात पृथ्वी पर किस गति के कारण होता है, तो आंसर यहाँ पर हम लोग घूर्णन गति मारते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ खाली स्थान है, इससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या तो 366 दिन। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम लोग क्या कहते हैं? तो दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है, तो परिक्रमण कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती है, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा पर, इसीलिए तो इधर दिन जो होता है सो बड़ा होता है। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन से ऋतु में? तो हमारे यहाँ तो शरद ऋतु में। आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर नंबर 4 है और इसका नाम है मानचित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मानचित्र के बारे में है, तो सबसे पहले दिया है भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि जिस मानचित्र में पर्वत को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को दर्शाया जाएगा, उसे हम लोग भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहेंगे। अगला है राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों एवं गांवों और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आगे अगला है थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूची के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या होते हैं मानचित्र में? तो एक दूरी होता है, एक दिशा होता है और एक सिंबल होता है, यानी कि प्रतीक होता है। आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मानचित्र में कुछ सिंबल होता है, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए रेलवे लाइन को बड़ी लाइन, अगर इस प्रकार का मानचित्र में अगर आकृति है तो वो बड़ी लाइन को दर्शाएगा। मीटर लाइन, तो अगर इस प्रकार की आकृति है तो मीटर लाइन को दर्शा रहा है। और रेलवे स्टेशन, तो अगर मानचित्र में कुछ इस प्रकार का अगर सिंबल है तो वहां पर आप मान के चलिए क्या है? रेलवे स्टेशन है। सड़के, तो एगो है आपका पक्की सड़क, तो अगर मानचित्र में इस प्रकार की आकृति है तो सड़क पक्की है। कच्ची, तो देखिए टूटे फूटे हुए भाग इस प्रकार से दर्शाए जाएंगे। सीमा, सीमा होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, एक राज्य का सीमा और एक जिला का सीमा। तो अगर इस प्रकार का सिंबल है तो अंतरराष्ट्रीय है, थोड़ा सा दुबला है तो वो राज्य का है, और ज्यादा दुबला है तो वो जिला का सीमा है। अब है नदी, कुआं, तालाब, नहर और पुल, तो ये सिंबल नदी को दर्शाएगा, ये कुआं को दर्शाएगा, ये तालाब को, ये नहर को और ये दर्शाएगा पुल को।
मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। तो ये मंदिर है, ये गिरजाघर है, ये मस्जिद है और ये क्या है जी, छतरी है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस और क्या है, पुलिस स्टेशन। तो पीओ हो गया पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस हो गया पीटीओ, पुलिस स्टेशन लिखा रहेगा पीएस। बस्ती, कब्रिस्तान। तो अगर ये वाला आकृति है तो ये बस्ती है और इस टाइप का है तो वो इलाका कब्रिस्तान वाला है। पेड़ और घास। तो अगर ये दिखे तो पेड़ है और ये दिखे तो क्या है, घास है। इसको थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है। परीक्षा में आपके सवाल पूछा जा सकता है कोई एक पॉइंट को दे करके। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों के लिए और पीले रंग का इस्तेमाल पठारों के लिए और हरे रंग का स्थान, हरा रंग जो उसमें होता है वो हम मैदानों के लिए। ध्यान रखेंगे। नीला से क्या हम भाई साहब दर्शाएंगे, तो जलाशय को दर्शाएंगे। अगर भूरा रंग है तो उससे हम लोग पर्वत को, अगर येलो है, पीला है, तो इससे हम मानचित्र में पठारों को, और अगर हरा है तो हरा रंग से हम लोग मैदानी भागों को हम लोग दर्शाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अब अगला है चैप्टर नंबर 4 में इतना ही था। अब स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 5वां। इसमें क्या था, चैप्टर नंबर 4 में मानचित्र के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां दी गई थी बस। 5वां है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैसों की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जल मंडल कहा जाता है। जल मंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित है। जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया है शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथांस का अर्थ होता है जी पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे अधिक और भी शब्द जानते हैं तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि ग्रीक भाषा में लिथांस का अर्थ क्या है, तो पत्थर, एटमॉस का वाष्प, ह्यूडर का जल, बायोस का क्या है, जीवन। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले भूमंडल के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषण तत्व पाए जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के जिस परत पर हम लोग रहते हैं वही क्या है, भूमंडल है। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, अर्थात स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे
विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। देखिए ये एग्जाम्पल मैंने एनसीईआरटी का लिया है 8848, कहीं कहीं आपको यह ऊंचाई 8850 मीटर भी मिलेगा। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो ध्यान रखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। और विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मोरियाना गर्त है, इसको ध्यान रखेंगे, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में सवाल ये पूछे गए हैं। ठीक है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोगरे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ध्यान रखेंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो न्यूजीलैंड का था एडमंड हिलेरी, और भारत के थे तेंजिंग नोगरे शेरपा, जो 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किए थे। आगे है कि जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो ध्यान रखेंगे, विश्व की पहली महिला जो एवरेस्ट पर कदम रखा, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था जुनको ताबेई, जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। आगे है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। तो भारतीय महिला कौन है जी? पहली बछेंद्री पाल, और विश्व की महिला जुनको तेबई। ध्यान रखेंगे इन दोनों को। आगे बात होगी महाद्वीपों के बारे में। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले एशिया के बारे में। तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये ध्यान रखेंगे। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। अर्थात हम इसको ये कह सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि लगभग ये 33% भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। इसको लिख लो मेरे भाई, ये परीक्षा में आपके सवाल छपेगा कि कौन ऐसी पर्वत है जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो इसका आंसर होगा यूराल पर्वत। और ये भी पूछ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल के भी बारे में पूछ सकता है, तो इसके पास पूरे विश्व का 1/3 यानी 33% भाग है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं यूरेशिया। अब हम लोग जानेंगे दूसरे महाद्वीप यूरोप के बारे में। तो यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए, हम इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल क्या बन सकता है कि वह कौन ऐसा महाद्वीप है जो 3 तरफ जल से घिरा है। आंसर क्या होगा? यूरोप होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग जानेंगे अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा ये सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका। विषुववृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। तो अगर हम ये पृथ्वी ले लें और इस पे अब हम ये विषुवत रेखा खींच दें, तो अगर अफ्रीका का बात किया जाए तो अफ्रीका जो है एकदम ऐसे ही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अक्षांश रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसी महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है, मतलब उसका स्थिति कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, मतलब इसके ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो आप देख ही पा रहे होंगे, यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों गुजरती है। देखिए, कर्क रेखा विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर में है, मकर रेखा इसके 23.5 डिग्री नीचे में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो अब यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी, तीनों रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। आगे है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो इसको एकदम लिख लो, ये छपेगा तो छपेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान। और ये भी कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर के गुजरती है। तो इसको भी याद कर लेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। और पूछे विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो उसका आंसर होगा अमेजन नदी। लंबी और बड़ी में अंतर होती है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये भी कहाँ है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। और अफ्रीका महाद्वीप एकलौता महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा भी और विषुवत रेखा भी और मकर रेखा भी तीनों गुजरते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, अब हम लोग जानेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे हम लोग पनामा संधि कहा जाता है। ध्यान रखिए, देख लीजिए, यह आपका जो है ये आकृति में यह उत्तरी अमेरिका है और ये आपका दक्षिणी अमेरिका है। तो ये जो जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं पनामा संधि। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली जल संधि स्थल संधि कौन सी है, तो पनामा स्थल संधि है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पनामा स्थल संधि से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से क्या है, जुड़ा हुआ है। अब हम लोग जानेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो ध्यान रखेंगे, अभी मैंने उधर एक पढ़ा था माउंट एवरेस्ट, तो क्या है, वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। और एंडीज क्या है, तो एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो एंडीज है। दोनों में अंतर है, दोनों को याद रखेंगे, लंबी और बड़ी। जैसे नदी भी बताया कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी।
दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अमेजन नदी बहती है, ठीक है। तो नील नदी बहती है अफ्रीका में, जो विश्व की सबसे बड़ी है, सॉरी सबसे लंबी है, और अमेजन बहती है दक्षिणी अमेरिका में। इसको भी याद रखेंगे, कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। आइए अब यहाँ एक शब्द लिखा है जल संधि। तो पानी का ये क्या होता है? संकरा भाग होता है, जो दो बड़े जलराशि जैसे समुद्रों एवं महासागरों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो देखिए यहाँ श्रीलंका है ये, और ये आपका क्या है जी? इंडिया है। तो श्रीलंका और भारत भी एक जल संधि के साथ जुड़ा हुआ है। वो कौन सी जल संधि है? ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे, पाक जल संधि, या इसी को कहते हैं पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो एक ही बात है दोनों। तो भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका पनामा स्थल संधि से। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। एकदम रट लो मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया एकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे है आर्कटिका। यह बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान है। एक का नाम है मैत्री और एक का नाम क्या है? भारती। तो ध्यान रखेंगे, भारत के दो शोध संस्थान और अंटार्कटिका में स्थित है, उसका नाम है मैत्री और एक का नाम क्या है जी? भारती। चलिए, तो आज का सेवा इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।